Hello dear students, how are you? So we are doing colloids of your chapter second is matter around us pure, and we have already covered what are colloids, types of colloids, etc. Today we will discuss the next topic related to the colloids, that is properties of colloids and applications of colloids. Okay, the first one, that is properties of colloids. Properties of colloids. So actually colloids are heterogeneous in nature, means nature of the colloidal solutions is heterogeneous irrespective of the particle size. अगर हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज लाई करता है इन बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, बट जब पार्टिकल साइज नियर टू द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन रहता है, दैट इज 1 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है, तो उस केस में होमोजेनिटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता जाता है colloids के केस में, वैसे वैसे हेट्रोजेनिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है, मतलब डिफरेंट फेस एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाता है वहाँ पे, ठीक है जी। मतलब पार्टिकल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। ओके, जैसे जैसे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल साइज इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे जो हेट्रोजेनिटी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी उस केस में। तो आप लोग इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब ओवरऑल नेचर ऑफ colloids जो रहती है दैट इज हम हेट्रोजीनियस ही लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपके पास हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर, ठीक है, पार्टिकल साइज जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक रहता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज करता जाता है बेटा, वैसे वैसे होमोजेनियस नेचर जो है वो एक तरह से ख़त्म होती जाती है और हेट्रोजेनिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? सिमिलरली जो साइज ऑफ पार्टिकल्स रहता है, सेकेंड इज साइज ऑफ पार्टिकल्स, जैसे जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। हेट्रोजेनियस नेचर और होमोजेनियस नेचर एक्चुअल में साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर साइज ऑफ पार्टिकल टू स्मॉल है तो उस केस में नेचर होमोजेनियस हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट फेस एग्जिस्ट नहीं होंगे उस केस में, ठीक है जी। अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है तो डिफरेंट फेस एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, उस केस में तो वो आपका हेट्रोजेनियस नेचर जो है वो राइज हो जाएगी। तो पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स रहते हैं, ये ओवरऑल रेंज इनकी जो रहती है दैट इज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रहती है, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 1000 नैनोमीटर के आसपास अप्रोच करते हैं तो उस केस में हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है और वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज लेते हैं हम लोग colloids के केस में, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक लेते हैं, मतलब जिनको आप बोल सकते हो कि प्योर colloids जो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है वो पार्टिकल साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा तो होमोजेनिटी जो है वो खत्म ही होती जाएगी ऑलमोस्ट, और हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो colloids है वो सस्पेंशन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे उस केस में। तो जो नॉर्मल रेंज रहती है, एक ओवरऑल नॉर्मल रेंज वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर स्टेज वेयर द गिवन मिक्सचर एक्ट एज colloid, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास होता है फिल्ट्रेबिलिटी, मीन्स वेदर द पार्टिकल्स आर फिल्ट्रेबल और नॉट। फिल्ट्रेबिलिटी, तो बेटा जो colloidal पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर्स में से भी पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें से ये पास आउट हो जाते हैं, मतलब नॉन फिल्ट्रेबल रहते हैं उनके केस में। बट एक हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं, स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर पेपर्स जिनको हम बोलते हैं, वहाँ से जो colloidal पार्टिकल्स होते हैं दे कांट पास थ्रू, क्लियर, एंड दे कैन बी सेपरेटेड आउट, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, इनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, सिंपल फिल्टर पेपर से इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट फिल्ट्रेबल बाय
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स। क्लियर? लाइक एक और होते हैं जैसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक वेरी थिन आप कह सकते हो फिल्टर की तरह ही होता है ये, which allows only one type of particles, especially solvent particles, to pass through it। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करती, ठीक है, टू पास थ्रू इट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अनियंस होते हैं हमारे पास। जब अनियंस के पील्स को हम रिमूव करते हैं धीरे धीरे, तो अंदर से एक बिल्कुल थिन लेयर निकलती है, देखी होगी आपने। अगर नहीं देखी तो आप घर में एक्टिविटी कर सकते हो। एक अनियन लेना है, उसको पीलिंग करनी है, उसकी मतलब उसके जो छिलके हैं वो धीरे धीरे करके निकालने हैं, अंदर वाले जो होते हैं। जैसे ही आप निकालोगे तो वहाँ पे एक बारीक सी वेरी थिन लेयर निकलेगी आपकी, समझ लो, जो बिल्कुल इसके साथ चिपकी पड़ी होती है। वो जो थिन लेयर होती है उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी इसलिए क्योंकि वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। इवन मान लीजिए सोल्यूशन भी है, ठीक है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है आपके पास, या अदर कोई भी सॉल्ट डिजोल्व हुआ पड़ा है, तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे बेटा। जो वाटर पार्टिकल है वही मूव करेंगे थ्रू दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, बट नॉट सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट आउट हो जाते हैं। मीन्स टू से यहाँ से डिस्पर्जन मीडियम को अलग किया जा सकता है और डिस्पर्स्ड फेस को अलग किया जा सकता है। बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स जो होते हैं वहाँ से ये पास आउट हो जाते हैं। दे कांट बी फिल्ट्रेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स। क्लियर दैट? ठीक है जी। तो ये स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, आइदर बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, या फिर एक और मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कौन सा होता है? आपने देखा होगा जो ये डायरी फार्मिंग वाले होते हैं, जहाँ पे दूध का बिजनेस जो करते हैं, वो दूध में से क्रीम निकालते हैं, देखा होगा आपने। उनके पास एक मशीन सी होती है, उसमें दूध डालते हैं और उसको रोटेट करते हैं, हाई स्पीड से रोटेटिंग करते हैं उसकी। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम रोटेट करते हैं ना, तो उस केस में जो फैट पार्टिकल्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फैट पार्टिकल्स क्या हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड रहता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। उस पर्टिकुलर मेथड से भी हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को, मीन्स कोलॉइड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप कहो कि ऑर्डिनरी वे से, एक सिंपल मेथडोलॉजी से हम लोगों ने कोलॉइडल पार्टिकल्स को या कोलॉइड्स को सेपरेट आउट करना है, अलग अलग करना है, डिस्पर्स फेस को अलग करना है और डिस्पर्जन मीडियम को अलग करना है, देन दैट इज नॉट पॉसिबल। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स होते हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं, या बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यूज करके हम इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेबिलिटी। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, जस्ट लाइक सॉल्यूशंस की तरह ही होते हैं। जैसे सॉल्यूशंस को हम अगर हम लॉन्गर टाइम के लिए एक अनटच रहने दें, अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहने दें, तो वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे कांट गेट्स सेटल्ड डाउन। ठीक है, सेम उसी तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स भी क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, मीन्स दे डू नॉट गेट सेटल्ड लाइक दोज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखते हो सॉल्यूशन को, तो जो वन ऑफ द पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, उस केस में सॉल्वेंट अलग लेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोलॉइड्स के केस में नॉर्मली स्टेबल होते हैं। जैसे मिल्क की आप बात करते हो, तो मिल्क में ऐसा थोड़ा नहीं है कि मिल्क अगर सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे फैट पार्टिकल अलग हो जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मीन्स टू से दे आर स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास विजिबिलिटी। तो
विजिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, विजिबिलिटी में मीन्स टू से क्या वो नेक्ड आई से विजिबल होते हैं या नहीं। विजिबिलिटी whether the colloidal particles are visible with naked eye or not। तो उस केस के लिए colloidal particles are not visible with our naked eye, उनको हम naked eye के साथ नहीं देख सकते। जैसे अगेन I will take the example of milk। अगर आप मिल्क को देखोगे तो वहाँ पे आपको फैट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, वो सिंगल फेस ही नजर आता है वहाँ, समझ रहे हो। इसलिए नेक्ड आई के साथ दे आर नॉट विजिबल रहते हैं। बट इन सर्टन केसेस में, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगा, मतलब 1000 नैनोमीटर के आसपास जब पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में वो कोलाइडल जो रहते हैं वो सस्पेंशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जाके मतलब थोड़े से लार्ज साइज पार्टिकल्स को हम विजिबल, आप ये कह सकते हो दे बिकम्स विजिबल बट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के साथ ही हम पार्टिकल्स को उनको देख सकते हैं, अदरवाइज विद आवर नेक्ड आई दे डे नॉट या दे आर नॉट विजिबल। ओके बेटो, नेक्स्ट आपके पास आता है ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में शायद आप लोगों को पता भी होगा। ब्राउनियन मूवमेंट सिंपली क्या होती है, जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था, इसलिए इनके नेम के अगेंस्ट इनको जाना जाता है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल्स की। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे हम सोल्यूशन की बात कर लें, ठीक, सस्पेंशंस की बात कर लें, कोलॉइड्स की बात करें, सभी में ब्राउनियन मूवमेंट जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, जिग-जैग, ऐसे इस तरह से, ठीक है जी, ऐसे आप यहाँ से चले गए इस तरह से, इस वन ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर चले गए, ठीक है जी, इस तरह से ये आगे आ जाएगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जिग-जैग मूवमेंट जो होती है, ठीक है, जिग-जैग टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में मैक्सिमम रहती है ये, जो ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम ब्राउनियन मूवमेंट रहती है, ठीक है। कोलॉइड्स के केस में भी ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो टेक्स प्लेस करती है। व्हेन कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इनको देखते हैं, दे आर सीन टू बी कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन जिग-जैग मैनर। वो इस तरह से जिग-जैग मैनर में मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आप एक रूम में देखें तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मूव करते रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। जब एक कॉर्नर से लाइट आ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें क्लियरली, वो जिग-जैग मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जिस पर्टिकुलर मिक्सचर में ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल जितनी ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी, उस पर्टिकुलर मिक्सचर की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी मीन्स टू से कि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट नहीं होंगे बेटा, सेपरेट आउट इन द सेंस डिकेंटेट नहीं करेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो दोनों बेसिस आपस में क्या रहेंगे, मिक्सड अप रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। जैसे ये सॉल्यूशंस के केस में और यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट के जो या कोलॉइड्स के केस में जब हम डिस्कस, सस्पेंशन के केस में क्या होता है, होती है वहाँ पे भी, लेकिन वो ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे जब तक आप उसको डिस्टर्ब करोगे तब तो टेक्स प्लेस होगी, लेकिन आफ्टर व्हेन यू दैट इज लीव द पर्टिकुलर सिस्टम अनडिस्टर्ब, एट दैट पर्टिकुलर स्टेज द ब्राउनियन मूवमेंट कम्स डाउन। ब्राउनियन मूवमेंट एक तरह से खत्म होनी शुरू हो जाती है और पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलॉइड्स जो होते हैं, इनमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स रहते हैं, दे शो द ब्राउनियन मूवमेंट, दैट्स व्हाई दे रिमेन स्टेबल। यही कारण है कि वो क्या रहते हैं, स्टेबलाइज्ड रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है जी। इनको जो जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कस किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है जी। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1928 में इन्होंने इनको डिस्कस किया था, रॉबर्ट ब्राउन 1928 इन्होंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है।
फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन। पोलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको वाटर में इन्होंने डाल के वहाँ से इस मूवमेंट की एक तरह से स्टडी की थी, इसलिए इनको बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। दैट इज अगर डिफाइन करना है आपको क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट कुछ नहीं, इट इज जस्ट द, क्या लिखोगे, कॉन्टिन्यूस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ रहे हो, continuous zigzag movement of the colloidal particles in the colloidal solution। ठीक है, इस तरह से हम ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्रेस करोगे। इसका कॉज क्या रहता है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या रहता है, इंटर पार्टिकल जो एक तरह से आप कह सकते हो कोलिजन्स, जब पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं ना, तो वहाँ पे जिस फोर्स के साथ कोलाइड करते हैं उसी फोर्स के साथ अवे भी जाते हैं, तो वो वाली चीज़ कोलाइड करते रहते हैं विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसमें आपने वो सोल्यूशन रखा होता है उसकी वॉल्स के साथ भी कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करेंगे, मतलब टकराएंगे आपस में, कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से वो ब्राउनियन मूवमेंट की एक तरह से आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेशन होती है, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इस तरह से ही जनरेट होती है वहाँ से। नेक्स्ट आता है आपके पास टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बोला था, टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी इसके बारे में। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट सिंपली क्या है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कहाँ पे, कब, जब लाइट फॉल करती है ऑन द पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, यहाँ पे हम जो भी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो जब जो लाइट है, ठीक है, वो जब कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पे वो स्कैटर करती है और वहाँ से पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाता है। इसी फिनोमिना को नाम दिया जाता है टिंडल इफेक्ट। दैट इज बीम ऑफ लाइट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट्स स्टडी जो की गई थी दैट वाज बाय साइंटिस्ट टिंडल। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको स्टडी किया था, जिसकी वजह से इसको इस फिनोमेना को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। क्लियर बेटा, ये रहता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। इनको हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, दे शो द टिंडल इफेक्ट। याद रखना है, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते, बट कोलॉइड्स शो द टिंडल इफेक्ट। हम पाथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन केस ऑफ कोलॉइड्स। जब हम लाइट को कोलॉइड्स में से पास आउट करवाएंगे तो वहाँ पे पाथ ऑफ लाइट हमें क्लियरली विजुलाइज रहती है और उस केस में उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, जो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो टिंडल इफेक्ट को कोलॉइड्स जो होते हैं ये शो करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों ने ये सारे का सारा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है बेटा। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ओके, नाउ इसके अलावा एक और है आपके पास, दैट इज इसी में आ जाती है कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी द चार्ज। ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर्स रहते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, और इसकी हम एक तरह से स्टडी कर सकते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब आप करंट को पास आउट करवाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने बीकर ले लिया, इसमें आपने कोलॉइडल सोल ले लिया, यहाँ पे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी, ऊपर से कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। ये कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो एनोड की तरफ आ जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो कोलॉइड्स होते हैं ये कैरी द चार्ज पार्टिकल्स, दे आर मेड अप फ्रॉम चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है बेटा,
सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। इसके अलावा कोएगुलेशन रहती है। कोएगुलेशन में 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है। कोएगुलेशन इज सिंपली द प्रोसेस रहती है, ये प्रोसेस बाय विच द स्मॉल कॉलॉइडल पार्टिकल लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर। जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं। कोएगुलेशन मीन्स इकट्ठे हो जाना, कंबाइन कर जाना एक तरह से। जैसे ओपोनेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उस तरह से अपने चार्ज लॉस करके वो क्या कर जाते हैं, इकट्ठे कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। दैट इज बिगर साइज पार्टिकल, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स में अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। एप्लीकेशंस में जैसे मेडिसिन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जितनी भी आपकी लिक्विड मेडिसिन होती हैं वो कॉलॉइडल फॉर्म में हम लोग लेते हैं, छोटे बच्चों को देते हैं, या आप लोग जैसे कफ सिरप्स वगैरह हो गए, मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गए, टॉनिक्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आपके कॉलॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स रहता है, ठीक है, वो भी आपका कॉलॉइड्स ही बनते हैं उस केस में भी। जैसे ये डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं ये कॉलॉइड्स रहते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं, जैसे आपने इंडस्ट्रीज वगैरह में देखा होगा चिमनी के ऊपर एक त्रिशूल सी लटकी होती है, वो एक्चुअल में जो चिमनी अंदर वाली अगर बात करें तो अंदर स्मोक प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं इस तरह से। जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है आपकी जो इंडस्ट्री में रहती है, तो यहाँ पे स्मोक प्रेसिपिटेटर ऐसे लगे होते हैं, इधर से ऐसे लगे। ये स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं। स्मोक प्रेसिपिटेटर का क्या काम होता है, जब आप फ्यूल बर्न करते हो तो यहाँ पे जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो यहीं से नीचे गिरते रहते हैं। मतलब ऊपर जो यहाँ पे आपका स्मोक वगैरह जा रहा है दैट डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल पार्टिकल, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल रहता है। इसी तरह से सीवेज डिस्पोजल के लिए, ये जो सीवेज वाटर वगैरह रहता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए कॉलॉइड्स का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रबर प्रोडक्शन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो यहाँ से बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 2, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने यही टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, जैसा कि आप लोगों को भेजा गया है। जैसे जिस तरह का वो रिवाइज सिलेबस आपको सेंड कर दिया गया तो वहाँ पे आप लोगों ने देख लेना, ठीक है बेटू। असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, आप लोगों ने वो सॉल्व कर लेनी है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में यू कैन डिस्कस विद अस, ठीक है बेटा। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।